हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों फाइनली एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि एनसीएफ 2023 को यहाँ पर लागू किया गया जाएगा और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 जो है वो आ चुका है। उसका ड्राफ्ट आने वाले केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2023 में कौन सी चीज़ें कैसे क्या है, इस सब रिलेटेड वो क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग जो फाउंडेशन स्टेज वगैरह है, फाउंडर स्टेज और प्री प्रोटोटी स्टेज पे, और उसके बाद यहाँ पर जो मैथमेटिक्स जो एजुकेशन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो एनसीएफ 2023 है इसका आप अगर पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसका साइंस एजुकेशन है उसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनईपी जो है वो कब कब लाया गया, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पहला एनईपी जो आया था वो 1968 को आया था, और ये किसके समय पे आया था, तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी के ये काल पे आया गया था। उसके बाद जो अगला एनईपी आया था वो आया था 1986 को, और इस समय जो हमारे पीएम थे वो थे राजीव गांधी। फिर इसको मॉडिफाई किया 1992 में। फिर जो लास्ट अभी एनईपी लाया गया, लेटेस्ट एनईपी जो लाया गया वो लाया गया 2020 में। किसके कार्यकाल पे, तो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पे लाया गया। अब बात करें एनसीएफ कब लाया गया, तो देखिए जब भी एनईपी लाया जाता है तो एनईपी एक प्रकार का जो होता है वो रूल होता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक प्रकार से नियम बनाए जाते हैं, उसको हम एनईपी बोलते हैं। लेकिन जब इस नियम को बोर्ड वेरियस स्कूल्स के लिए लागू करती है तो उसको बोला जाता है एनसीएफ। तो एनसीएफ जो है वो 1975 को लाया गया सबसे पहले, उसके बाद 1988 को, देन 2000 को, और जो लेटेस्ट आया था वो आया था 2005 में। तो अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो एनईपी एनसीएफ 2005 के ही बेस्ड पर की गई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की। तो देखिए आपको पता ही होगा कि अब जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 से हट करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे आ चुकी है, जिसमें इसको बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज। अब इसमें फाउंडेशनल स्टेज में भी दो हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 से 3 इयर्स का जो है, मतलब इसमें भी 5 में इंक्लूड नहीं होगा। जो शुरुआत के 2 से 3 साल है वो प्राइमरली होम होता है, मतलब इसमें बच्चा घर पे रहता है, और 3 साल के बाद ही उसको आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में लाया जाता है। तो यहीं से 3 साल के बाद ही ये जो फाउंडेशनल स्टेज है वो कैलकुलेट होता है। मतलब 3 साल में से 3, 4 ये आपका मान सकते हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी इन सब में होगा। फिर 1 और 2 इसमें इंक्लूड होते हैं, 1 और 2 ग्रेड। तो एनईपी में कहा गया है, एनईपी 2020 में कहा गया, बेसिकली ये जान लीजिए कि जो एनसीएफ 2023 है ये एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे ही बेस्ड है। तो इसमें कहा गया कि हमें याद रखना है कि जो प्री स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन जो है वो क्वालिटी, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। और क्योंकि जो 3 साल के बाद यानी जब बच्चा आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में आ जाता है तो ये हमारी की प्रायोरिटी बन जाती है उसको अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना। अब बात करें यहाँ पे जो 0 से 3 इयर्स का जो टाइम पीरियड है उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाएगी। तो देखिए आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है, आप ये बताइए कि 3 से आगे के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बच्चों को सिखाने के लिए हैं वो तो एनसीईआरटी, ठीक है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन अगर हम होम की बात करें यानी 0 से 3 इयर्स की बात करें तो वहां पे जो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए वो किसके होते हैं, तो जो गाइडलाइंस होती हैं या सजेस्टेड प्रैक्टिसेस होते हैं, ताकि वो ईसीसी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है घर पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जारी करती है। अब यहाँ पे बात आती है इंस्टीट्यूशनल एज की, जो कि है 3 से 8 इयर्स। 3 से 8 इयर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से बच्चा प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 to 6 ईयर वो कहाँ पे जाएगा, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल में। और जो 6 से 7 है उसको क्लास 1 और क्लास 2 में जाना है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो 3 से 8 इयर्स है इंक्लूड करता है कॉन्टिन्यूड अटेंशन, यानी हम लगातार बच्चों पे ध्यान देते रहे, उनकी हेल्थ पे, उनकी सेफ्टी, केयर, न्यूट्रिशन, और उनकी क्रूशियली जो उनका सेल्फ स्किल है, मोटर स्किल है, हाइजीन है, इसको भी हम डेवलप करें उन बच्चे के अंदर।
और इनकी जो एंजाइटी है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मूवमेंट, एक्सरसाइज, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, थॉट्स, इन सबको भी हम यहाँ पर मॉनिटर करें और ऑल राउंड गुड हैबिट्स उनके अंदर हम डेवलप करें। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, देखिए सबसे पहली बात कि फाउंडेशनल स्टेज में सबसे मेन चीज यही होती है लिटरेसी और न्यूमेरेसी। मतलब बच्चों को न यहाँ पर अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर्स, न्यूमेरेसी मतलब नंबर्स, ये सारी चीजें आ जाए तो हमें इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। तो ECCE during these years also entails the development of early literacy and numeracy, including learning about alphabet, languages, numbers, counting, colors, shape, drawing। इन सब में यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ता है। The importance of FLN, FLN means fundamental learning and numeracy to overall education is well understood and fully emphasized by NEP 2020। NEP 2020 में इसको कहा गया और हाँ इसको जो कंप्लीट करने का टाइम है वो 2025 है। Considering all the above, NEP 2020 has articulated at the age of 3 to 8 foundational stage in the new 5-3-3-4 system। इसमें 5 जो है ये हमारा फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है। फाउंडेशनल स्टेज इन NEP 2020, तो इसमें देखिए कहा गया है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है सिंगल सर्कुलर एंड पेडागोजिकल phase which comprises 5 years of flexible multi-level play activity based learning। मतलब इसमें जो लर्निंग होती है वो स्पेशली प्ले एक्टिविटी बेस्ड होती है, यानी बच्चों को हमें खेल खेल में ही सिखाना है। एवरी चाइल्ड in the age range this must have to access free, safe and high quality developmental appropriate ECCE by the year this। मतलब 2025 तक हमें इस चीज को गेन करना है, इस चीज को अचीव करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चा इस स्टेज में कैसे सीखता है। तो देखिए चिल्ड्रन आर नेचुरल लर्नर्स, ये बातें वहां पे बिल्कुल अच्छे से बताई गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं कि जो बच्चा है वो नेचुरल लर्नर है, एक्टिव है, उत्सुक होता है सीखने के लिए और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करता है इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ नई चीजों को सीखने के लिए। यानी जब बच्चों को आप कोई नई चीज सिखाते हैं तो वो बच्चा तुरंत सीखने की कोशिश करता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है प्रश्न पूछने की, एक्सप्लोर करने की, नई नई चीजों को डिस्कवर करने की, इस वर्ड पे कौन सी चीजें कैसे डिस्कवर करनी, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। तो उस क्यूरियोसिटी को हमें बनाए रखना है और उससे हमें बच्चों को नई नई चीजें सिखानी है और बच्चों को हमें एक्सपीरियंस कराना है कि इस चीज में इन्वॉल्व करना है ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए, चीजों को अच्छे से सीख पाए थ्रू प्ले, थ्रू एक्टिविटी एंड डूइंग। मतलब एक्टिविटी और डूइंग यानी एक्सपेरिमेंट, खेल और एक्सपेरिमेंट से हमें वहां उस बच्चे को सिखाना है, खेल खेल में यहाँ पे सिखाना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डोमेन्स बताए गए हैं, यानी कुछ एरियाज बताए गए कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो करिकुलर जारी किया गया है उसमें गोल क्या है। जैसे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे बच्चों में अच्छी आदतें, हमें हेल्दी और सेफ हैबिट्स डेवलप करने हैं। सो यहाँ पे हमें शार्पनेस डेवलप करना है, उनकी बॉडी जो है वो फिट और फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करनी है। सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट में हमें यहाँ पर देखना है कि जो बच्चा है वो इमोशनल इंटेलिजेंट हो, उसके अंदर एबिलिटी हो ताकि वो चीज़ों को समझ सके, इमोशंस को समझ सके। उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन डेवलपमेंट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विस, यानी हमें यहाँ पे इमोशनल के लिए भी ये सोचना है कि उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आए ताकि वो चीज़ों को जो सोशल है, कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वहाँ पर वो इस तरीके को समझ पाए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो बच्चे को हमें इस तरीके से सेंस करना है ताकि उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आए, एक लॉजिकल थिंकिंग आए। उसके अंदर हमें डेवलप करनी है मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द वर्ड थ्रू द क्वांटिटीज, यानी वर्ड को रिकॉग्नाइज कर पाए क्वांटिटी, शेप और मेजरमेंट्स के फॉर्म में। लैंग्वेज एंड लिटरेसी, देखिए ये सब जो ऐसे कह सकते हैं कि जो जोनल एरियाज है, मीन्स टू से कि ये जो डोमेन्स हैं इनमें हमें इस डोमेन में पर्टिकुलर बच्चे में कैसे डेवलपमेंट लाना है, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लैंग्वेज और न्यूमेरेसी की बात करें तो यहाँ पे बच्चों में 2 लैंग्वेज का कम से कम नॉलेज होना चाहिए, जिसमें से एक तो उसकी मदर टंग हो जाएगी और दूसरी कोई सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है। तो इसमें कहा गया है कि बच्चे में हमें फ्लुएंसी डेवलप करनी है रीडिंग एंड राइटिंग इन लैंग्वेज 1
और बच्चे को पढ़ना और लिखना भी सिखाना है लैंग्वेज 2। अगर हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे बच्चों में डेवलप करना है वो एबिलिटी, सेंसिबिलिटी जो आर्ट और इमोशंस को मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्रेस कर सके। अब यहाँ पे चूजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग कंटेंट फॉर टीचिंग, यानी किस हिसाब से हमें टीचिंग को ऑर्गेनाइज करना है, चूज करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंटेंट शुड बी derived फ्रॉम चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्ट्स the culture, geographical and social context in which the child is developing and growing, move from familiar to unfamiliar, simple to complex। इस तरीके से यहाँ पे हमें चीजों को डेवलप करना है फाउंडेशनल स्टेज में। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी जब टीचर क्लास में जाता है तो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे इंटर करता है तो उसके लिए एक नया वर्ड हो जाता है, नए लोग हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्लासरूम का एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो उसके लर्निंग में भी इफेक्ट पड़ेगा। As children enters, their words expand, they make friends, begin connecting with adults beyond the family, and become more and more mobile and verbal. They want to explore and learn everything। द रोल ऑफ द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस केस में जो टीचर्स का रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन गाइडिंग चिल्ड्रेन इन दियर बिहेवियर एंड फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। मीन्स टू से जब बच्चा आता है तो ये टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाए, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना पाए बच्चों के साथ। इसलिए उसको थॉटफुल और रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा कि बच्चों की जरूरत क्या है, जो भी बच्चों की जरूरत है उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा एक प्रकार से कि वो पॉजिटिव मैनर से जो हमारे रीति रिवाज हैं या फिर जो भी सोसाइटी की चीजें हैं उन पे हम पॉजिटिवली मैनर पे बिहेव करें। ए सेफ, सिक्योर एंड कंफर्टेबल एंड हैप्पी क्लासरूम कैन हेल्प द चाइल्ड टू लर्न बेटर। मीन्स टू से यहाँ पे कहा गया कि सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल और हैप्पी क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होता है ये बच्चे को सीखने में और ज्यादा अच्छे सीखने में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं टीएलएम की कि ये टीएलएम क्या होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी बच्चों को सिखाने के लिए हम जिन चीजों का यूज करते हैं उसको बोला जाता है टीएलएम। तो कहा गया है कि इस स्टेज में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए एक्टिविटी के थ्रू, टीएलएम के थ्रू, ताकि वो अच्छे से सीख पाए। ए टीचर मैनुअल कैन बी डेवलप्ड एज कंपेनियन टू द टेक्स्ट बुक, मतलब वो टेक्स्ट बुक के साथ साथ कुछ अपने खुद से डेवलप किए टीएलएम भी यूज कर सकते हैं। अब इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए और 3 बॉक्स में एक में लिखा ए, एक में लिखा एन और एक में लिखा हमने द, यानी ये आर्टिकल्स है। अब हमने यहाँ पे कई सारे कार्ड्स बनाए, इन कार्ड्स में हमने बेसिकली नाम लिख दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, थिंग को, मतलब कुल मिला के नाउन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और हम बच्चों से कहेंगे कि इन जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ ऑक्स लिखा हुआ है इस कार्ड पे, तो इसको किस बॉक्स में डाला जाएगा। तो ऑब्वियसली इसको हम एन वाले में डालेंगे क्योंकि ये जो इसमें आर्टिकल लगेगा वो एन लगेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो टीएलएन में आती है, तो इससे बच्चा और अच्छे तरीके से सीख पाता है। अब बात करें यहाँ पे करंट चैलेंजेस की, तो देखिए सबसे पहला चैलेंज है लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी अभी भी हमारे इंडिया में जो लिटरेसी है, फंडामेंटल न्यूमरेसी, वो भी काफी कम है। इनसफिशिएंट टाइम एलोकेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग, यानी हमारे यहाँ स्कूल्स में जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए टाइम अलॉट किया गया है वो इनसफिशिएंट है, वो पर्याप्त नहीं है। इससे भी बच्चा अच्छे से लैंग्वेज को नहीं सीख पाता। दूसरा जो है यहाँ पे लो क्वालिटी लर्निंग मटेरियल, मतलब जो लर्निंग मटेरियल की क्वालिटी है यानी जो टीएलएम क्वालिटी है वो भी लो है, क्योंकि हम लोग जो टीएलएम है वो चूज नहीं, प्रॉपर जो सही चीज होनी चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंटेंट कंप्लीशन फोकस रेदर देन कॉम्पिटेंसी फोकस टीचिंग, मतलब यहाँ पे जो स्कूल में है वहां हम लोग कंटेंट यानी जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए इस पर फोकस करते हैं, ना कि इस पर फोकस करते हैं कि बच्चे का लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो ये चीज हमें यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी। मेमोरी बेस्ड असेसमेंट फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक मेन कारण है वो ये भी है कि जो टीचर्स प्रिपरेशन है वो भी इनएडिक्वेट लेवल पे है। मीन्स टू से जो टीचर्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी उतने उस लेवल तक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाने के लिए टीचर्स को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, टीचर को भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे टीचर्स कह सकते हैं कि उसको अभी भी उतने तरीके से उनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। तो इनइफेक्टिव पेडागोगी स्ट्रेटजीज, इसमें बताया गया है कि जो लैंग्वेज सिखाने की स्ट्रेटजी है वो भी इनइफेक्टिव है, यानी हमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए ताकि वो इंजॉय तरीके, मतलब कह सकते हैं इफेक्टिवनेस तरीके से वो चीजों को सीख पाए। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आउटकम्स फॉर प्रिपरेटरी स्टेज। तो इसमें कहा गया है कि उसको ओरल लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेट कर लेना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब मीन्स टू से कोई उसके शेप और साइज के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मीन्स हो गया शेप और साइज के बारे में। फिर यहाँ पे अगर लर्निंग आउटकम्स मिडिल स्टेज की बात करें, क्योंकि 5+3+3+4 इसमें ये वाला जो होता है 3 इयर्स, ये मिडिल स्टेज होता है। और मिडिल स्टेज जो है वो ऐसे कह सकते हैं 3, 4 और 5, ये 3 साल का जो 3rd, 4th और 5th क्लासेस हैं ये मिडिल स्टेज में आती हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कहा गया है, सॉरी ये मिडिल स्टेज ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए 5 इयर्स ये हो गए, उसके बाद 3, 4, 5 ये प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा, और फिर मिडिल पे आएगा 6, 7 और 8, ये मिडिल में आ जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसे केसेस में जो मिडिल स्टेज की बात करें तो यहाँ पर बच्चों को समराइज करना, लिखना, पढ़ना, टेक्स्ट को, न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना ये अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन की। तो इसमें कहा गया कि मैथमेटिक्स कैन बी समराइज एज आर्ट ऑफ साइंस डिस्कवरिंग पैटर्न एंड एक्सप्लेनिंग देम, यानी मैथमेटिक्स जो है वो पैटर्न्स को डिस्कवर करना और उसको एक्सप्लेन करना ही है। मैथमेटिक्स यूनिवर्सल है, ऑल अराउंड अस इन नेचर, इन टेक्नोलॉजी, यानी जो मैथमेटिक्स है वो हर जगह है, टेक्नोलॉजी में है, नेचर में है, अर्थ में है, मून पे, मतलब एवरीवेयर। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरेसी दस गिव्स अस फंडामेंटल आइडियाज एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। मतलब मैथमेटिक्स एक प्रकार से हमें फंडामेंटल आइडियाज देता है कि हम किस तरीके से यहाँ पर टूल्स जो रिक्वायर्ड है या इनके बारे में हम सोच सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए बात की गई है कि मैथमेटिक्स को हमें किस स्टेज में कैसे सिखाना चाहिए, तो इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखना है कि किस स्टेज में किस तरीके के मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब जैसे हम बात करें फाउंडेशनल स्टेज की, तो उसमें कहा गया है कि फाउंडेशनल न्यूमेरेसी उसको आनी चाहिए, मतलब उसको ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, नंबर्स के बारे में आना चाहिए। ये सब चीजें फाउंडेशनल स्टेज यानी जो शुरुआत के 5 साल में उसको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसको आना चाहिए, शेप्स, मेजरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। मिडिल स्टेज की बात करें तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, और सेकेंडरी स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग भी उसको मालूम हो जानी चाहिए। तो ये वेरियस स्टेजेस में कौन कौन से मैथमेटिकल्स अप्रोच में होनी चाहिए बच्चे के अंदर, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ की चैलेंजेस भी हैं, कौन कौन से, मतलब अगर हम इस तरीके से चीजें अगर हम फॉलो करेंगे इस स्टेज में पर्टिकुलर जो भी हमें यहाँ पे सीखना है, तो उसमें कौन कौन से की चैलेंजेस आएंगे उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखो लिखा हुआ है कि न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे समझिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब बाय यंग चिल्ड्रन व्हेन दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स होम एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेजेस। मतलब बच्चे को मैथमेटिक्स तब सीखने में ज्यादा कठिनाई होती है जब वो जो कॉन्सेप्ट है उसके होम एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ाएं तो बच्चों को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से कनेक्ट जरूर करें जो उनके डेली लाइफ से कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे जो मेथड है तो इन्होंने कहा है कि हमें जो प्रोसीजर है, लर्निंग है, तो इसको हमें यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बच्चे को हमें कैसे यहाँ पे पढ़ाना है। तो इंस्ट्रक्शन शुड हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज वेरियस रिप्रेजेंटेशन फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमें बच्चों को इनकरेज करना है। टीचर शुड फोकस ऑन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी टीचर को इस बात पे फोकस करना है ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो सके कॉन्सेप्ट के लिए, और उनको इनकरेज करे ताकि वो मैथमेटिकली वोकेबलरी टर्म्स जो भी हैं उनको वो अच्छे से समझ पाए। टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, यानी बच्चों को अवसर देना चाहिए ताकि वो एक मीनिंगफुल डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सके और एक्सप्लोर कर सके।
फिर यहाँ पे कहा गया कि इफेक्टिव यूज ऑफ टूल्स रिप्रेजेंटेशंस कैन हेल्प स्टूडेंट टू थिंक थ्रू अ प्रॉब्लम एंड डिवाइस स्ट्रेटेजीज फॉर सॉल्यूशन। मतलब जब हम यहाँ पे टूल्स का एक इफेक्टिव यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा है उसको हेल्प मिलती है प्रॉब्लम्स को समझने में और स्ट्रेटेजी बनाने में उसके सॉल्यूशन के लिए, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। टीचर शुड स्पेंड मोर टाइम डेली सपोर्ट मेंटल मैथमेटिक्स विजुअलाइजेशन स्ट्रेटेजीज। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे इस तरीके से यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो टीचर है वो कुछ ना कुछ टाइम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू मैथमेटिक्स के एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को अच्छे से समझ पाए और उसको विजुअलाइज कर पाए। अब देखिए यहाँ पे जो वेरियस स्टेजेस हैं, फाउंडेशनल स्टेज तो हो गया, जो 3+3+4 यानी प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज है उसमें कौन सा मेथड हमें सजेस्ट किया गया है इसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो मोर ऑफन यानी जो ज्यादातर होना चाहिए, ऑफन मतलब जो होना चाहिए, और लेस ऑफन जो बहुत कम होना चाहिए। जैसे प्ले तरीका यानी जो खेल खेल में सिखाने का तरीका है वो प्रीपरेटरी स्टेज में सबसे ज्यादा होना चाहिए, जबकि सेकेंडरी स्टेज में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत हमें प्रीपरेटरी, मिडिल स्टेज में सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा होता है, और फिर सेकेंडरी स्टेज में तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी ही चाहिए। इंडक्टिव में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो इंडक्टिव मेथड होता है ये भी आप समझ लीजिए कि जो इंडक्टिव मेथड होता है इसमें हम लोग पहले हम एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद रूल को बताते हैं कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये इस रूल से रिलेटेड है। डिडक्टिव मेथड जो ये नेक्स्ट है, डिडक्टिव मेथड में हम लोग पहले रूल बताते हैं और उसके बाद उस रूल के बेस पर एग्जांपल देते हैं। तो जो इंडक्टिव मेथड है वो प्रिपरेटरी स्टेज में सबसे ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी स्टेज में कम से कम। डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले हम रूल बताते हैं यानी ये, और बाद में एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये चीज सेकेंडरी स्टेज में होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी कुछ बातें की गई हैं कि टीचर्स को कैसे यहाँ पे फोकस करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है लेवल्स ऑफ लर्निंग, यानी बच्चा कहाँ तक सीख पाया है, कहाँ तक नहीं सीख पाया है, उसको क्या समझ में आया है। इससे टीचर को एक चांस मिलेगा अपनी टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे साइंस के लिए लेके आऊंगा कि साइंस एजुकेशन कैसा होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।